नमस्कार। आप सभी का गोल्डन चिकन पंच वन में फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हो चुका हूं। और ये जो है 72 बीपीएससी के लिए सेट नंबर दूसरा है। अब कंटिन्यू आप लोगों को सेट मिलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और पेपर में ये जो सीरीज़ करवा रहा हूँ क्वेश्चन छपेगा, चूँकि इसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है। इस मॉक टेस्ट में एनसीईआरटी बुक का कंपाइलेशन तो है ही, साथ में इसमें जो स्टैंडर्ड बुक है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन सेट किया जाता है उसी टॉपिक से उठा के क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इससे पहले हम आपको मॉक टेस्ट नंबर 1 करवाए हैं, नहीं दिए हैं जाके जरूर दीजिए, सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। और सभी लोग टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे बुकलेट आपको मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। अब देखो, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बनाइएगा आप लोग और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो भाई क्वेश्चन देखिए, और खासतौर पे जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। नीचे में भी पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें 4 जो स्टेटमेंट है ना, उसमें ये भी कह रहा है कि चारों में से कौन कौन सा सही नहीं है। क्या पूछ दिया है? सही नहीं है, ठीक है। और ये बायो का सीरीज है, आपको हम पहले भी बताया है कि सेक्शनल मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी करवाएंगे। तो एक दिन सेक्शनल आएगा, एक दिन फुल लेंथ आएगा, ताकि आप लोगों का प्री किसी भी सूरत में ना रुके और आपको थ्योरी क्लास जो करवाया जा रहा है उसको करिए, बोनाफाइड बन जाइएगा, है ना। चलो, क्योंकि सिर्फ वन लाइनर रटने से और कुछ चीज़ें पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता, मेहनत करना होगा अगर आप चाहते हो कि हमें इस बार एसडीएम बनना है तो। फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट आपके सामने है। कह रहा है कि पौधे, अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, कह रहा है कि पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। अब बिल्कुल ये सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ पौधे और कुछ जंतु भोजन के मुख्य स्रोत बिल्कुल होता है। अगर आपसे बोलता है कि सभी पौधे भोजन के मुख्य स्रोत होता है, तब गलत कर सकते हो, क्योंकि सारे पौधे खाने योग्य नहीं होता है। लेकिन बोला है पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है, इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सभी पौधे जड़, तना, पुष्प, पत्तियां को खाया जा सकता है। ये साफ साफ गलत कह रहा है, क्योंकि ये सभी लिख दिया है। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसे नहीं खाया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये तो डायरेक्टली गलत है। और ये 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है, जाके देख लीजिएगा, हम आपको इसका थ्योरी भी बहुत कायदे से पढ़ाए हैं। अगला स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही है ना। मैंने आपको बोला कुछ पौधे बोला है, तो मतलब ये सही है। अगला कह रहा है कि कौवा जो होता है ना, ये मांसाहारी होता है। भैया ये बिल्कुल गलत है। कौवा मांसाहारी जीव नहीं होता है। ये क्या होता है? तो आप कहेगा सर यह जो है सर्वाहारी होता है। कौवा जो क्या होता है भाई, ये मांसाहारी नहीं, बल्कि यह जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वा, है ना, हारी जीव होता है, हारे जीव होता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझना है कि चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछ देगा कि स्टेटमेंट देके इनमें से सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी कौन सा है और इसका लक्षण क्या है, थोड़ा सा अगर इसके बारे में आपको पता है तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे शाकाहारी की बात कर लूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नंबर पे आप लिख लो यहाँ पे शाकाहारी, है ना। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा कुछ क्वेश्चन पे। शाकाहारी, तो आप कहेगा सर शाकाहारी क्या होता है? तो शाकाहारी वो होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे से बनी चीज़ें खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दालें, अनाज। अब इसमें कौन कौन सा जीव आता है भाई, आप बताइएगा। तो आप कहेगा सब गाय आता है इसमें, है ना, गाय हो गया, है ना, बकरी हो गया, बकरी क्या है भाई, शाकाहारी है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो खरगोश हो गया, है ना, खरगोश इसके उदाहरण है। दूसरा जो है आप लोगों को पता है कि मांसाहारी, तो मांसाहारी वो होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर हो गया, है ना, मांसाहारी। लिख लूँ क्या? चलो लिख ही देता हूँ, है ना, मांसाहारी। तो इसका एग्जाम्पल की बात कर लो तो इसमें शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या है, मांसाहारी है। और यहीं पे तीसरे नंबर पे बात कर लो, है ना, तीसरे नंबर वाला की बात कर लो तो सर्वाहारी, है ना। बहुत पूछता है सर्वाहारी, है ना, कई बार तो पूछ लेगा कि सर्वाहारी में कौन कौन सा जीव आता है। तो सर्वाहारी वो होते हैं जो दोनों जो है चीज़ें खाते हैं, जैसे पेड़ पौधे से बने चीज़ें भी और मांस भी खाते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, भालू हो गया, है ना, और कौवा हो गया, है ना, कौवा जो अभी आपने देखा, ये सब का सब क्या है, सर्वाहारी है। तो ये पूछा था, गलत मत करिएगा, मैं यही कहूँगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप कहेगा सर इसमें 2 स्टेटमेंट गलत था, पहला कौन कौन सा था? तो दूसरा वाला और चौथा वाला स्टेटमेंट गलत था। तो आंसर क्या कर दीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ अभी जो प्री का बैच आप लेके आए हैं और 72 बीपीएससी के लिए, और पूरे तरीके से समर्पित बैच है ये, तो इसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट का थ्योरी क्लास, हैंड रिटन नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब आपको मिल रहा है। तो इस बैच में हम ज्वाइन करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, इसका जो फी कर दिया हूँ मात्र 53 लाइन कर दिया हूँ, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, अगले 24 घंटे के लिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो उस बैच को आराम से कर सकते हो। अच्छा, ये अगले 24 घंटे के लिए जो ऑफर था ना, इसे समाप्त करके, है ना, कुछ लोग बोल रहे थे सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे एक्सटेंड कर दिए, तो भाई कर दीजिए। तो इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है ना, इसका जो डेट है बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हो भाई, अब इसे जाके अभी तुरंत जाके ज्वाइन कर लो। और करना क्या पड़ेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।
कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130 पे 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, है ना, ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये वाला नंबर सेम नंबर है, ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर सेम है, तो आपको इसी नंबर पे पेमेंट कर लेना है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर लीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट करके, चूंकि ये व्हाट्सअप नंबर भी यही है ना, कॉलिंग नंबर भी यही है, और है ना साथ में पेमेंट का नंबर भी यही है, तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके, चूंकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है, तो उस पर भेज दीजिएगा, साथ में अपना नाम लिख के, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और मैं पुनः करूँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में, है ना। और कुछ लोग बोले सर पीवाईक्यूज भी करवाइएगा, बिल्कुल। अभी पीवाईक्यूज तो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ। अभी प्राचीन भारत का इतिहास पूरा करवा दिया हूँ, मेडिवल भी अपलोड हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। कम से कम यूट्यूब का सीरीज फ्री में कर लिए ना, और ये जो बुकलेट है प्रिंट आउट करवा के पढ़ लिए। मैं यकीन दिलाता हूँ 115 से 20 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, तो बस जाके उसे कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। फिर से आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और तीनों में से इस बार पूछा गया है कि कौन कौन सा जो है स्टेटमेंट, थोड़ा सा फास्ट में क्वेश्चन को बनाना है ना। आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 का 150 क्वेश्चन रखने भी हैं, और आपको सिर्फ जो समय मिला है इस बार बीपीएससी ने जो बदलाव किया है, मात्र 120 मिनट का, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो गया है, समय कम पड़ रहा है, ठीक है। और हमेशा से आपको स्पीड बना के रखनी है। तो अब ये कब आएगा, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बनाइएगा, है ना। तो और अपने सामने OMR शीट जरूर रखिए, मैं ये बोलूँगा। चलिए, तो 4 स्टेटमेंट है, सॉरी इसमें 3 ही स्टेटमेंट है, आप बनाइएगा सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं इसमें डी वाले सही जा रहे हो, डी ही आंसर टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर में देखो क्या लिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल जो है ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल यहाँ पे यह भी सही है। और कह रहा है कि विटामिन हमारे शरीर की रोगों को रक्षा करने में क्या होता है, सहायक करता है, तो ये भी सही है। आसान सा क्वेश्चन, और ये भी 6ठी क्लास के एनसीईआरटी का बायो का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। तीनों स्टेटमेंट सही। फिर से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, और कह रहा है कि अब यहाँ पे फिर से जो दिया गया है, उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। अब क्या बोल रहा है, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। अब सर ये क्या होता है, थोड़ा सा इसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जैसे हिंदी में हम लोग संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, तो देखो भाई, इसे इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्राकृतिक तंतु जो होता है ना, फाइबर तंतु, जैसे कपास रेशम से अलग होता है, क्योंकि इन्हें केमिकल प्रक्रियाओं से बनाया जाता है। और इसका जो उदाहरण है, जैसे आपको पता है, ये कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है, नाइलॉन की बात कर लो, है ना, नाइलॉन ये प्राकृतिक में नहीं, प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, इसे बनाया जाता है मानव द्वारा, तो नाइलॉन हो गया। अगर मैं बात कर लूँ पॉलिस्टर की, है ना, पॉलिस्टर हो गया। और एक ऑप्शन अब बहुत रहता है, एक्रिलिक, कितने लोग नाम सुने हो, एक्रिलिक, इसके आम उदाहरण है। तो ये क्या है भाई, सिंथेटिक फाइबर है, संश्लिष्ट तंतु है। तो आपसे क्या पूछा है कि भाई आप बता दो कि इस उपयुक्त तंतुओं में, अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर ये तंतु क्या होता है भाई, तंतु एक तरह से एकदम पतला, है ना, एकदम पतला, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एकदम पतला सा धागा होता है ना, धागा होता है। जो लोग टेक्सटाइल साइंस पढ़ा होगा उनको पता होगा, हमने पढ़े हैं टेक्सटाइल साइंस, है ना, तो आपको पता होगा, यह एक पतला धागा होता है। तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा तंतु। तो अब आप आंसर मुझे पता है कि आप दे दीजिएगा इसका आराम से। तो ये जो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, फ्लेक्स जो है ना, ये जो फ्लेक्स देख रहे हैं, फ्लेक्स चूँकि कपास और जूट को फ्लेक्स कहा जाता है। तो कपास हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये सब जो है आप सबको पता है, ये सब जिसका नाम अभी मैं बताया हूँ, तो ये पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं इसका तंतु, है ना। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि कपास, जूट, रेशम, ऊन, ये सब जो है क्या है, प्राकृतिक तंतु है ना, नेचुरल फाइबर है। और आपके ऑप्शन जो दिख रहा है, जैसे आपको पता है ये पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, है ना, नाइलॉन हो गया, और है ना, एक्रिलिक हो गया, ये सब क्या है। तो अच्छा, इसे आप जूट बोल सकते हो, जूट का खेती सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। आपको फ्लेक्स को हम लोग जूट भी कहते हैं ना, जूट है ये, ध्यान रखिएगा। तो अब आप आंसर तक पहुंच गए हो आराम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो भाई, मेरा मोटिव है कि आप चीज़ों को समझ, ऐसा नहीं कि ABC करके बता दूं, फिर क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, समझ आना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पे फिर से आपको विचार करना है ना। और आपके सामने फिर से जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3 स्टेटमेंट है, और कह रहा है कि तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है।
अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में कह रहा है, देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि जो घोंगा होता है ना, घोंगा खाए होंगे आप लोग, तो घोंगे के कवच बहुत सारे लोग खाए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी खाए होंगे, कोई बात नहीं। तो घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है। बिल्कुल घोंगे का जो ऊपर वाला कवच है उनका बाह्य कंकाल है, परंतु अस्थियों का नहीं बना होता है। तो क्या ये अस्थि का बना होता है या नहीं? तो बिल्कुल ये इसमें हड्डी नहीं होता है, अस्थि का बना नहीं होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा उसका बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, घोंगा जो होता है ना, घोंगे के पीसीय पाद चलने में उसकी सहायता करता है। बिल्कुल कंकाल जो है उससे चलने में सहायक नहीं होता है, उनका जो पेशीय पाद होता है। तो भाई अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूँ तो पेशीय पाद, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये पेशीय पाद क्या होता है, तो आप ये कल्पना करें कि घोंगा के पास एक बहुत मजबूत पैर है। आपको कहेगा सर पैर दिखता कहाँ है, तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं दिखता, जैसे हमारे पैर दिखते हैं ना वैसे नहीं दिखता। पेशीय पाद जो है ना, असल में उसकी मांसपेशियाँ होता है, घोंघा की जो मांसपेशियाँ होता है ना, उसकी मांसपेशियाँ होता है जो बहुत मोटी और ताकतवर होती है। घोंघा जो है ना, इन्हीं पेशीय पादों को ना सिकोड़ कर और फैलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक जैसे हम चलते हैं। ठीक है ना, तो आशा करते हैं भाई आपने ये समझ लिया। तो ये भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल ये सही है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है और इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। भाई कोई सहायता नहीं मिलता, और ये जाहिर सी बात है गलत है ना। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट साफ साफ आपको गलत दिख रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथन पे फिर से विचार करना है। बोल रहा है कि 2 स्टेटमेंट जो दिया गया ना, दोनों में से कौन कौन सा सही है। आप कहिएगा सर सारे क्वेश्चन तो आप स्टेटमेंट वाला ले लिए हैं, भाई नहीं लिए हैं, आगे आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको दिखेगा, है ना। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ सारे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला ही है, वन लाइनर क्वेश्चन भी लिया हूँ। अब देखो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने देख लिया। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य, ये एक शब्द देखिए, खाद्य जो है महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है खाद्य संघटक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हो गया आप लोग का, विटामिन हो गया, वसा हो गया, है ना, ये हमारे भोजन के लिए जो है महत्वपूर्ण जो है संघटक है। आप कहिएगा सर ये संघटक क्या होता है, बता देता हूँ। संघटक की अगर मैं आपको बच्चे जैसे समझाऊं तो संघटक ऐसे समझ सकते हो कि संघटक का मतलब आसान शब्दों में समझे तो यह किसी भी चीज़ का एक हिस्सा होता है जिससे वह चीज़ बनती है। जैसे अगर मैं खिलौना की बात कर लूँ तो आपके खिलौने, अगर आपके हाथ में अगर समझदार कोई खिलौना है तो खिलौने जो है कई छोटे छोटे टुकड़े से जो है मिलकर बने होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, तो उस खिलौना का संघटक होता है ना, संघटक होता है। तो उसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे भोजन के जो है मुख्य संघटक है, जो हमारे शरीर को ताकत देता है। तो आशा करते हैं ये संघटक जो है आपको समझ में आ गया। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा महत्वपूर्ण जो है खाद्य संघटक है। ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फ्रेंड्स आपके सामने है कि इनका पाचन जंतुओं के शरीर में, अब इस लाइन को समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कह रहा है कि इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, नहीं उसी रूप में नहीं होता, इस ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है ना। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, हम आपको पढ़ाए हैं बायोलॉजी में, तो इनका पाचन हमारे शरीर में ना इस रूप में ना होकर इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में हो जाता है तो है ना, छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है, जिसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में, प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड के रूप में होता है। तो सेम रूप में नहीं होता इसका पाचन। तो देखो ये साफ साफ आपको गलत दिख रहा होगा। इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट था सिर्फ ये सही है। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे, मैं पहले बता चुका हूं, है ना। तो ये आदत आपको अभी डालना पड़ेगा। फिर से है क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारे पेशियों में संचित, अब देखो पेशियां समझ रहे हो ना, पेशियों मांसपेशी की बात हो रहा है, तो पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो आप लोग पढ़े होंगे लैक्टिक एसिड के बारे में, तो आंसर होगा लैक्टिक एसिड। देखो बहुत देर तक व्यायाम करने से, तेजी से दौड़ने से और साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने से क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मांसपेशियां होता है ना, तो श्वसन द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा मांगेंगे, जरूरत पड़ेगा भी, है ना। तो जब जरूरत पड़ेगा तो हमारे शरीर में क्या होता है ना कि अतिरिक्त ऊर्जा जाहिर सी बात हमारे शरीर को चाहिए। तो जल्दी के चक्कर में क्या होता है ना कि ग्लूकोज के आंशिक विखंडन हो जाता है, और विखंडन होगा तो लैक्टिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इस लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा,
कई बार प्रश्न पूछता है कि अगर ऐंठन को आसान करना है तो क्या करना होता है ना। तो गर्म पानी से स्नान करने और शरीर के देखा जाए तो मालिश करने से, आप देखे होंगे कई बार दौड़ अगर लगाते होंगे या फिर आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे जो लगातार दौड़ते हैं, उनको मालिश किया जाता है तेल से या गर्म पानी से, वो स्नान करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐंठन जो होता है ना, जो लैक्टिक एसिड जम जाता है तो वो धीरे धीरे पिघलता है और अपने फिर से अस्तित्व में आ जाता है, तो उसमें आराम मिलता है व्यक्ति को। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो लैक्टिक एसिड का जमाव से ऐसा होता है। मैं आपको इसके पीछे का कहानी बता दिया हूँ, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फिर से आपको कह रहा है कि उपयुक्त में से, अब देखो, रक्त किसका या किनका परिसंचरण करता है, परिसंचरण करता है। तो जाहिर सी बात है रक्त किसका परिसंचरण करेगा मेरे भाई, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। पचा भोजन का, है ना, ऑक्सीजन का और अपशिष्ट पदार्थ का भी करता है। तो डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है ना, नस में, जैसे हम लोग वाहिनी कहते हैं ना, वाहिनियों में। यह बचे हुए भोजन को क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक, छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, और शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट जो पदार्थ होता है ना, तो कह सकते हो कि अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं, और रक्त शरीर में ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका क्या करता है, परिवहन करता है ना। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, उसे बाहर निकालने का काम कौन करेगा, तो ब्लड ही करता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर ये सभी हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर जो है हार्ट बीट मापने के लिए, जैसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हृदय स्पंद, मतलब कि हार्ट बीट मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न और आपके मन में आएगा कि सर अच्छा, ये पेस मेकर जो लिखा हुआ है तो इसका काम क्या है। तो देखो, पेस मेकर का काम ना आपके हृदय के धड़कनों को नियमित करना होता है, चूँकि यह जो है छोटे विद्युत संकेत पैदा करता है, जिससे आपका हृदय सही तालमेल में जो है धड़कता है ना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तो पेस मेकर भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक ये बहुत पूछता है कई बार, तो ईसीजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है ना। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया है ना। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर फिर ये क्या होता है, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का काम क्या होता है। तो देखो भाई, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं हम लोग, तो आपके हृदय के विद्युत गतिविधियों को ये रिकॉर्ड करता है ना। और यह एक तरह का टेस्ट होता है जिससे डॉक्टर हृदय की लय और संरचना की समस्याओं का पता लगा सकता है। कौन से टेस्ट करके, तो ईसीजी करके। ईईजी का काम क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ रट लीजिएगा, बहुत पूछता है। अब ये जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का जो टेस्ट होता है ना, ईईजी जो डॉक्टर लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह जो है डॉक्टर को मिर्गी जैसी कई मस्तिष्क स्थितियों का निदान करने में मदद करता है। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को ये मापता है ना। तो आप देखेंगे कुछ लोग को जब मिर्गी उर्गी टाइप का होता है ना, तो वो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप जाके ईईजी करवाओ, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन कौन सा सही है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक शब्द आपको यहाँ पे दिखेगा, कायिक प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अच्छा, कायिक प्रबंधन होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत मिले। देखो, कायिक प्रबंधन एक तरह का पौधा लगाने का तरीका है, जिससे पौधे के किसी भी हिस्से, जैसे तना या पत्ती का उपयोग करके नया पौधा उगाने के लिए किया जाता है, और इसमें जो है बीज की जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो कायिक प्रबंधन, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा था कि दोनों में से कौन कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कायिक प्रबंधन मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा पादप कम अवधि में जो है उगाए जाते हैं। बिल्कुल कम अवधि में उगाया जाता है, चूंकि उसमें बीज का जरूरत नहीं पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहा है कि बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये उल्टा बोल दिया है। अब जाहिर सी बात है, कम समय में पौधा उगेगा तो जाहिर सी बात है उसमें जल्दी जो है क्या होगा भाई, तो पुष्प आएगा, फल आएगा। तो ये तो डायरेक्टली गलत बोल दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है और आराम से बना लीजिएगा। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा जो है गलत था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि रेड डाटा बुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और कह रहा है यहाँ पे देखो, उसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों में से कौन कौन सा सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेड डेटा बुक जो है ना,
इसका काम क्या होता है? देखो मेरे भाई, रीड डेटा बुक एक तरह का किताब है जिसमें उन पौधे और जानवरों के बारे में जानकारी होती है जो खत्म होने के कगार पर है। तो यह हमें सचेत करती है कि हमें उनका संरक्षण कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया मोटा मोटा तौर पे कि रीड डेटा बुक आखिर होता क्या है ना? रीड डेटा पुस्तक होता क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, आराम से बना लीजिएगा। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जरा से देखिएगा। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि यह वह पुस्तक है जिसमें सभी, अब देखो ये क्या बोल दिया, सभी विशेष स्थानिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखता है। नहीं भाई, गलत बोल रहा है। मैंने बोल दिया ना कि कुछ केस में अभी बोला हो ना कि रीड डेटा बुक जो है वो किताबें हैं जिसमें उन पौधे या जानवरों के बारे में जानकारी होती है जो खत्म होने के कगार पर है। तो ये बोला है कि सभी, तो ये गलत बोल दिया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये भी गलत बोल दिया है। मैंने आपको दो शब्द बोला हूँ, पौधे और कौन पौधे, जिसमें उन पौधे और जानवरों के बारे में जानकारी होती है जो खत्म होने के कगार पे है। अब ये क्या बोल दिया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में का रिकॉर्ड रखता है, तो ये भी गलत बोल दिया है ना। अब तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का जो है रिकॉर्ड रखा रहता है। ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो बस थोड़ा सा कहानी जो हम आपको शुरू में बताए वो ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में मिलेगा। और चूंकि हम आपके लिए इतना मेहनत किए हैं तो भाई वीडियो को जरूर सभी लोग लाइक करिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सी इज द राइट आंसर। तीसरा ऑप्शन खाली सही था, तीसरा स्टेटमेंट खाली आप देख सकते हो ये वाला सही था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र है ना इकोसिस्टम का हिस्सा है? तो आपके सामने है, तो इकोसिस्टम का हिस्सा कौन हो सकता है हमें बताने की जरूरत है। तो आप कहिएगा सर बिल्कुल आप ये आंसर जो टिक कर दीजिए डी। कारण क्या है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के सभी पौधे है ना, उसके बाद पौधे के बाद प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, धूप इत्यादि है ना, तो ये सब का सब क्या है, परितंत्र का निर्माण करता है। तो ये सब का हिस्सा है। तो आंसर क्या होगा, टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। और कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि ये चार ऑप्शन जो दिया गया ना, चार स्टेटमेंट ही बोल सकते हो। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। अब सेल वाला चैप्टर आप पढ़े हो तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हो, है ना। आप चूंकि यूनिट सेलर संरचना के उदाहरण आपको पूछ रहा है और बहुत कायदे से आपको पढ़ाया गया है। तो अमीबा की बात कर ले फ्रेंड्स, तो ये भी जो है एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। मुर्गी का अंडा क्या एक कोशिकीय है? बिल्कुल। श्वेत रक्त कोशिका यह भी एक कोशिकीय है। ये सभी का सभी एक कोशिकीय है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे बैक्टीरिया ना, वो भी एक कोशिकीय जीव होता है, तो ध्यान रखना। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में, अब एक शब्द क्या लिखा है, कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में, है ना। तो अलग अलग जो कोशिकांग होगा, जैसे बात उससे संबंधित क्वेश्चन होगा, है ना। तो कह रहा है कि कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और यहाँ पे ये साफ साफ बोल दिया है कि देखो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया, पहला और दूसरा, तो बोलते दोनों में से कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कि जेई पुरुकंज है ना, पुरुकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म। बहुत कायदे से हम आपको पढ़ाए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इन्होंने कब दिया था, जेई पुरुकंज की बात कर ले तो ये एक डेट ध्यान रखना, 1839 ईस्वी में, है ना। अब एक प्रश्न और पूछता है, जीव द्रव में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव जो नाम दिया, दोबारा सुनिए, जेई पुरुकुंज ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम तो ये दिया, परंतु जीव द्रव की खोज किसने किया? अगर खोज पूछा जाए, जीव द्रव का खोज किसने किया, जीव द्रव का जो है खोज किसने किया, जीव द्रव का खोज किसने किया, जीव द्रव का खोज किसने किया, तब आप आंसर क्या टिक करिएगा। उस व्यक्ति का नाम था डुजार्डिन, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, डुजार्डिन इसका नाम था, इन्होंने खोज किया था। ठीक है, चलो अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एम स्लीडन तथा टी स्वान ने, या स्लीडन स्वान ऐसे बोल सकते हो, स्लीडन और स्वान का संबंध कोशिका सिद्धांत से है। बिल्कुल, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्लाइडिन जिसे हम लोग बोलते हैं ना, स्लाइडिन और स्वान
कोशिका का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर इसका हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है और कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट दिया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है, बहुत कायदे से हम आपको पढ़ाए हैं, बच्चे जैसे पढ़ लेना जाके और डायग्रामिकली पढ़ाए हैं। तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है कि यह कोशिका का बिजली घर है ना, बिल्कुल ये सही है। पावर बिजली घर या कई जगह ऊर्जा, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको, कोशिका को आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो यह कह रहा है कि यह कोशिका का बिजली घर है ना, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, ये भी सही है। इसमें देखो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का अंग है, कोशिकांग जिसे कहते हैं ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है उसके अपने डीएनए और राइबोसोम भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट इसका सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। चलिए अगला है निम्नलिखित पर आपको फिर से विचार करना है, क्योंकि ये बायो का टेस्ट है। कुछ लोग पूछेंगे सर ये जो मॉक टेस्ट है पूरे तरीके से बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है इसमें। अब टिश्यू के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे सारे उदाहरण है टिश्यू का, कौन कौन से उदाहरण है ऊतक का। तो जाहिर सी बात है आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा 15 नंबर का क्वेश्चन, ये सभी सही है, क्योंकि कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन जो है ऊतक का उदाहरण है। तो ऊतक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऊतक का निर्माण कोशिका के समूह द्वारा होता है ना। और मनुष्य में रक्त तथा पेशियां, पौधे में फ्लोएम, ऊतक जो होते हैं ना, ऊतकों का जो है उदाहरण है। तो ये रक्त, पेशी और फ्लोएम ये सब किसका उदाहरण है, तो टिश्यू का उदाहरण है ना। इसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, और क्या है क्वेश्चन में जरा पूरा देखिए। कह रहा है उपयुक्त में से जो 5 स्टेटमेंट दिया गया है, तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से पादप के, अब एक लाइन को देखिएगा, सरल अस्थायी ऊतक के बारे में पूछा है कि उसका उदाहरण कौन सा है ना। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे दिखेगा प्रेंकाइमा, नाम ध्यान रखिएगा है ना, प्रेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, और एक और होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऊपर में देख लेते हैं क्या है भाई, है ना। ये कोल्डेनकाइमा होता है, उसके बाद ये पैरेन्काइमा होता है, और स्क्लेरेंकाइमा होता है, और एपिडर्मिस, ये सब का सब क्या है, ये सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जाइलम और फ्लोएम, दो नाम आपको ध्यान रखना है। बहुत कायदे से हम आपको टिश्यू वाला जो चैप्टर पढ़ाया हूँ बायो की थ्योरी वाला क्लास में, उसका नोट्स भी आपको प्रॉपर दिया गया है, जाके देख लीजिएगा, बच्चे जैसे समझाया गया है। और देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 9th में आप जाके चैप्टर बायो वाला सेक्शन में दूसरा चैप्टर आप जाके देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, है ना। टिश्यू का एक चैप्टर है वहाँ पे। तो ये जाइलम और जो फ्लोएम होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, जाइलम तथा फ्लोएम की बात कर लो तो ये किसका उदाहरण है, तो जटिल अस्थायी ऊतक का, है ना। किसका उदाहरण है, जटिल अस्थायी ऊतक का। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है, तो ये ध्यान रखना आपको कौन कौन सा, तो प्रेंकाइमा, कोल्डेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और एपिडर्मिस, ये क्या है भाई, सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। बहुत पूछता है, इसका मतलब आंसर क्या होगा भाई, ये सी आंसर हो जाएगा। सिर्फ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सही था, ठीक है। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से आपको चूज करना है कि जो कशेरुकी होता है ना, वर्टिब्रेटा जो होता है ना, फाइलम के हिस्से हैं। तो ये सब जो है कशेरुकी की मैं बात करूँ, जैसे मत्स्य हो गया, सरीसृप हो गया, स्तनपायी हो गया, जल स्थलचर हो गया और पक्षी हो गया, ये सब किसका उदाहरण है, तो ये कशेरुकी का उदाहरण है ना, वर्टिब्रेटा का उदाहरण है। बहुत पूछता है ना। तो इसका आंसर यहाँ पर डी टिक कर दीजिएगा, बायो में आप पढ़े हैं, कोई बात नहीं। अभी हम आपको सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये पूरा कर लेते हैं पूरा सीरीज जो मैं आपको यूट्यूब पे आप लोग का सपोर्ट रहा। आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट को आपको करवाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी करवाएंगे, और बीपीएससी प्री जिनका नहीं हो रहा है ना, ये सीरीज करवा रहा हूँ, पूरा कर लीजिएगा आपको। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक के संदर्भ में, अच्छा ये हो गया ना, हाँ। एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, और 2 स्टेटमेंट है, और कह रहा है कि कौन कौन सा सही है। अब आप इस क्वेश्चन को तभी बना पाइएगा जब आपका बेसिक समझ इस पे होगा कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है। अब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक का जो कनेक्शन होता है ना बैक्टीरिया से, है ना, तो सीधे तौर पर अगर मैं बात करूँ तो एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती है जो शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकती है और ठीक करती है। ये बैक्टीरिया को मारकर या उन्हें बढ़ने से रोककर काम करती है।
ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह याद रखना जरूरी है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के लिए कारगर है और वायरस से होने वाले संक्रमण के लिए नहीं। वायरस से जो अलग अलग जो डिजीज होता है ना, संक्रमक जो होता है ना, वायरस से नहीं, ये बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देता है। तो अब अगर ये चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो कह रहा है कि ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है ना। और पूछा था कि कौन सा सही है, सही वाला ढूंढना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये वायरस, आप देखो यहाँ पे दिया है ना, और यही पूछता भी है एग्जामिनर, जानबूझ के एग्जामिनर आपको देगा। तो ये वायरस से जो होने वाला रोग है ना, उनको नहीं रोकता है एंटीबायोटिक दवा, तो ये गलत है। वायरस को रोकने के लिए फिर क्या करता है, तो भैया मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में जिस स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता देता हूँ। तो डॉक्टर कभी कभी क्या करेगा, एंटीवायरल जो है ना दवाइयाँ देती हैं ताकि उसको बढ़ने से रोका जा सके, है ना, वायरल को। तो ये गलत था। ये आपका जो है सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही था। तो आंसर क्या टिक करिएगा, सिर्फ ए इसका सही करिएगा टिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा, ये चारा फसलें हैं, 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, चारा फसल है, एक बार काट दीजिए, चारा फसलें हैं, ठीक है ना, चारा फसल है, कोई बात नहीं, चारा फसल। तो अब देखो वर्सीम हो गया, आप लोग का नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, एक तो वर्सीम हो गया, और जौ समझ रहे हो ना, ये भी हो गया। ये घास तो नाम आपको दिख ही रहा होगा, जिसमें घास लगा है तो वो चारा फसल तो है, तो सूडान के ये सब का सब चारा फसल है। बेसिक सा क्वेश्चन था, ये सब का सब चारा फसल है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि अनाज भंडारण में निम्नलिखित में से किसका या किनका प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग स्टेटमेंट जो 3 दिया गया है, तीनों में से कौन कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं यहीं पे। जैसे बोल रहा है हल्दी, कितने लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो ध्यान रखना, 2 मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ। एक तो हल्दी हो गया और दूसरा जो है नीम का पत्ती हो गया। दोबारा सुनिए, नीम का पत्ती और हल्दी विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में अनाज भंडारण में प्रयोग किया जाता है। जबकि ये जो आप देख पा रहे हो, ये नील हरित शैवाल, इसका काम क्या होता है, ये इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, नील हरित शैवाल का प्रयोग खेती में जैविक खाद बनाने में, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, तो जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना। तो सिर्फ ये दोनों सही था, है ना। आपसे क्या पूछा था, अनाज भंडारण में, गलती मत करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में फिर से विचार करना है। अब ये देखो मैं पुनः कह रहा हूँ, ये सभी का सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बायो का क्वेश्चन है ना, पूरा कर लीजिएगा, नहीं छूटेगा। आपसे क्वेश्चन आएगा, नहीं छूटेगा आपका साइंस का क्वेश्चन, पूरा सीरीज करवा देता हूँ आपको। तो कह रहा है इसमें से जो है ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा 4, यहाँ पे चारों में से पूछ रहा है कि देसी गाय का नस्लें पूछ रहा है, देसी गाय का नस्लें, ठीक है। तो देसी गाय का नस्ल की बात कर लें तो देखो आपने पढ़ा है बहुत कायदे से, और जो हम आपको पढ़ाए हैं मैं बार बार इसलिए जोड़ देता हूँ ताकि आप जाकर उसे रिवीजन करो। तो जैसे यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आप लोग का, रेड सिंधी, ये रट लीजिएगा, पूछता है, यही पूछता है, आता है पेपर में। रेड सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया, ये गाय का, ये दोनों जो है ना गाय का क्या है भाई, देसी नस्लें हैं। इनमें रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक होता है देसी गाय में। जबकि जर्सी हो गया आप लोग का, ब्राउन सी गाय हो गया, ये विदेशी नस्लें हैं और इनका दूध श्रावण काल जो है लंबा होता है, मतलब और ज़्यादा दूध भी देती है ये, है ना, विदेशी नस्लें। तो ये जो ब्राउन शिप्स और, एक मिनट रुको, ब्राउन शिप्स हो गया और एक जर्सी है ना, ये दोनों क्या है भाई, विदेशी नस्लें हैं। रेड सिंधी और, एक मिनट यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ कलर, ये वाला रेड सिंधी और साहिवाल, ये क्या है भाई, आप कह सकते हो सर ये देसी नस्ल की गाय है। बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। चलो तो आंसर क्या टिक करिएगा, डी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कर किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन मतलब कि अपचयन होता है, यदि उसमें क्या होगा, है ना। तो आप सीधे तौर पे बोलिएगा कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो। तो ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो हम लोग क्या कहते हैं, उसमें उपचयन होता है, अपचयन नहीं, उपचयन, ऑक्सीडेशन, उपचयन हुआ। बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन और लोग गलती कर देते हैं। तो आप कह सकते हो ऐसे कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, दोबारा सुनिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका ऑक्सीडेशन, हिंदी में ऑक्सीडेशन तो ये तो समझ में आ जाता है इंग्लिश वाले को, लेकिन हिंदी में इसे अपचयन नहीं बल्कि उपचयन होता है, उपचयन कहते हैं, है ना।
तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होता है, तो ऑक्सीजन का कमी होगा तो अपचयन होता है, अपचयन है ना, रिडक्शन होता है। तो अपचयन और उपचयन के लेके गलती मत करिएगा, है ना। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन में कमी। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन तो देखो ये इंग्लिश वाला देता ही नहीं है ना। तो हिंदी वाले के लिए थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होगा, तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उपचयन होता है जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और अपचयन होगा जब ऑक्सीजन का कमी होगा, है ना, किसी भी अभिक्रिया में। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। देखो भाई, कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से क्या होता है भाई, तो उपस्थित रहता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो हाइड्रोजन का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। और इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। बहुत पूछता है ये भी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत बायोलिस्टिक या जीन गन का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें पौधे की कोशिका में पूर्ण योगस डीएनए का बलपूर्वक प्रवेश कराने के लिए आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पारिस्थितिक अनुकर्मण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है 3 और तीनों में से कौन कौन सा सही है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, और सभी लोग जरूर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनुकर्मण की प्रक्रिया वहाँ से शुरू होती है जहाँ सजीव नहीं होते हैं। अनुकर्मण, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अनुकर्मण क्या होता है। भाई अनुकर्मण एक प्रक्रिया है जो वहाँ से शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होता, अथवा कोई ऐसे क्षेत्र जहाँ कभी भी कोई सजीव नहीं रहा हो। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे नग्न पत्थर, या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ कि सभी जीव किसी प्रकार से नष्ट मतलब कि लुप्त हो गए हैं, तो उसे हम लोग अनुकर्मण कहते हैं, है ना। आप पढ़े होंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि अनुकर्मण की प्रक्रिया वहाँ शुरू होता है जहाँ सजीव नहीं होगा, है ना। उसके बाद अनुकर्मण के दौरान किसी क्षेत्र में कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती है, तो बिल्कुल ये सही है। और पारिस्थितिक अनुकर्मण का वितरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, ये भी सही है। ये वाला लाइन थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही था, तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जैव विविधता का ह्रास, ये ह्रास होगा, जैव विविधता का ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। ये ऑप्शन है, इसमें से आपको दिखेगा कुछ ऑप्शन की जो कहीं ना कहीं वो सही है, लेकिन सब सही नहीं है। ये वाला जो है आप देख सकते हो, आवासीय क्षति तथा जो है विखंडन, ये कहीं ना कहीं जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विविधता की क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो कौन हो सकता है, और करें कि कौन कौन सा सही है, ये पूछ रहा है आपसे। 27 नंबर का बिल्कुल, जो लोग 1 2 3 टिक कर रहे हो, आवासीय क्षति, विखंडन, है ना, अतिदोहन और सह विलुप्तता, है ना। तो ये सब हो जाएगा तीनों। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। नेक्स्ट है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है। इतनी बार प्रश्न पूछा गया है, आपके सर पादप भी बंगाल का आतंक है, बिल्कुल है मेरे भाई, ठीक है। ये वाला ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। अब आपके सामने अगर जलकुंभी देता तब तो आप जलकुंभी देता तब तो आंसर सही टिक कर देते, लेकिन जलकुंभी तो दिया नहीं है, इसके स्थान पर दूसरी चीज़ दिया है। इसका नाम क्या है, हाइसिंथ। ये जलकुंभी होता है। और जलकुंभी आप सबको पता है कि जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो यह बहुत तेज़ी से फैलती है पानी में और पूरे तालाब को क्या करता है, ढक लेता है। जैसे पानी में ऑक्सीजन का कमी होता है, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें जो रह रहे हैं जीव, मछली खासतौर पे या जलीय जीव मरने लगते हैं। और खासतौर पे यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को समस्या पैदा करता है जलकुंभी। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम यह है हाइसिंथ, है ना, जिसे हम लोग वाटर हाइसिंथ कहते हैं। वाटर हाइसिंथ ये जलकुंभी ही होता है, ठीक है। तो देखो शब्द थोड़ा सा पकड़िएगा और समझ है तभी ऐसे क्वेश्चन बना पाइएगा। और एनसीईआरटी का है ये, है ना। तो देख सकते हो कुछ चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की जरूरत होता है एग्जाम हॉल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ये तो सभी लोग बता दीजिएगा, है ना। तो कौन सा होता है ना, CFC। जो लोग टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है मेरे भाई। CFC कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन में ही होगा सही। ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगला प्रश्न है, हमारी आँख का कौन सा भाग पराबैंगनी बी विकिरण का अवशोषण जो है करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जाहिर सी बात है ये हम लोगों का जो है आँख का कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया। अच्छा, कई बार कॉर्निया नहीं देगा, ये आपको देगा स्वस्थ मंडल, है ना,
स्वच्छ मंडल देता है, ये टिक करिएगा, कॉर्निया करता है। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे भाई, हम अपने मन से कुछ नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, उसे हम लोग जेरोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन मतलब कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित अब्सेंट थी, है ना। तो भाई ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना, आप लोग समझ ही रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय विकास, क्योंकि इसमें समझाने वाली कुछ बात है ही नहीं। जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जय विकास की मैं बात कर लूँ तो जय विकास, है ना। तो और ये क्वेश्चन अभी दरोगा का पेपर हुआ था, उसमें पूछ लिया था, है ना। तो बिहार के अलग अलग एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पे पूछ लेता है। तो डी हो जाएगा, लिमार्क था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को, है ना, यहाँ पे लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट, विकास का मुख्य कारक है, ये हमें बताने की जरूरत है ना। कितने आप एक चैप्टर है बुद्ध विकास, उसमें आपने पढ़ा होगा, तो डी बिल्कुल हो जाएगा, प्राकृतिक वरण। अच्छा देखो भाई, जय विकास की मैं बात कर लूँ ना, एवोल्यूशन की बात कर लूँ, तो मुख्य रूप से प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेद एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में क्या होता है, तो जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही जो है आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। तो थोड़ा सा इस कहानी को मन में रखिएगा, हालांकि हम ये करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है। करेक्ट कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है किसका है, ये पूछ रहा है ना। लो, है ना, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर होता है। तो आप ये सर कीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 15 लाख से भी अधिक होगा क्या। तो जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या में कीट है ना, कि है। और कुल ज्ञात जातियों की संख्या हालांकि 15 लाख है, अलग अलग जो जाति है 15 लाख से अधिक है। सर्वाधिक जातियां मैं आपको बता दिया हूँ, 10 लाख से अधिक जो है कीटों की संख्या है। 15 लाख है लेकिन 10 लाख से अधिक संख्या कीटों की है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इस बार बोल दिया है कि नहीं है, वो बता दो भाई। तो चलो नहीं वाला को ही हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये बोल रहा है कि थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है ना, क्योंकि इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाते हैं, है ना, पाए जाने वाले ये जीव होता है ना। हाँ यही हो जाएगा, यही गलत था, बाकी ये सब सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर फिर से विचार करना है और कह रहा है कि कौन सा स्तनधारी है। अब ये बहुत पूछ लेता है, जानबूझ के पूछता है ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो कौन से स्तनधारी हैं, तो समुद्री गाय क्या स्तनधारी है? बिल्कुल है भाई, समुद्री गाय ये स्तनधारी है। उसके बाद यहाँ पे समुद्री सिंह की बात कर ले, समुद्री सिंह यह भी स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा ये स्तनधारी नहीं है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का कशेरुकी मछली होता है। समुद्री घोड़ा क्या होता है, ये मछली है, मछली स्तनधारी नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, इसको टिक कर लो भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं क्या होते हैं? 49 का, तो बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, ये मकड़ी का वंश होता है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको विचार करना है। और लो भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप दिया गया है 5 स्टेटमेंट है मच्छर के बारे में। तो मच्छर के बारे में जो दिया गया है, थोड़ा सा फास्ट में लेके चलता हूँ। इसमें केवल इसमें 2 और 5 राइट आंसर होगा। केवल मदा मच्छर ही रक्त चूसता है, आपको पता होना चाहिए। तो केवल जो है मदा मच्छर ही रक्त चूसता है, और नर की अपेक्षा मादा की जो है डेने बड़े होते हैं, है ना। तो ये दोनों सही था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या कर लीजिए, ठीक, ये वाला 2 और 5। अगला प्रश्न है, मटर पौधा है भाई। मटर का जो पौधा है ना, ये क्या होता है? शाक, झाड़ी, पुष्प, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो बिल्कुल ये शाक होता है मटर का पौधा। मटर का शाक कितने लोग खाए हो, है ना। जो कि मटर का पौधा जो पी प्लांट होता है ना, 1-20 पत्रियाँ होता है ना, और ये शाक होता है और 1 वर्षीय पौधा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन सा एक फल है, बहुत पूछता है। अब देखो, आलू, भिंडी, मूली और शकरकंद। अब मुझे पता है कुछ लोग गलत करेंगे, शकरकंद टिक कर देंगे, जो कि गलत है ना। शकरकंद तो नहीं होगा मेरे भाई, आप बता दो।
भिंडी, बिल्कुल भिंडी क्या है, ये फल है। भिंडी क्या है, फल है, ध्यान रखना, ठीक है। आप कहिएगा फल हम लोग किसे कहेंगे, है ना, फल किसे कहेंगे। मैं आपको बता दूं, देखो भिंडी ना, भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप प्लांट है जिसका वनस्पति का नाम क्या है, तो आप कहिएगा एबेल मोस्कस इसका नाम है ना। इसका पूरा नाम जो है एबेल मोस्कस एस्कुलेटस इसका नाम है, एबेल मोस्कस एस्कुलेटस। और इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, आप देखेंगे भिंडी के अंदर में, जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है और इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में दिखेगा। चलो आगे हम लोग डिटेल में और चर्चा कर लेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करवाना होता है तो बीच में लंबा हो जाता है। सहतूत का फल है, ये भी जाहिर सी बात है, ये सोरोसिस है। आप कहिएगा सोरोसिस क्या होता है, देखो सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल होता है। अनानास और कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा माइंड में रखिए। अब देखो ये फिर से 12 क्वेश्चन छोटा आंसर होता है। कह रहा है कि केनोला मानव उपयोग के लिए उगाए कई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्में को निर्दिष्ट करता है और इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि, अब आपके ऑप्शन में है तो चूज कर लीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर इनमें तेल में जो है इरूसिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तेल में क्या होता है, इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है एपीफाइटस, वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। तो क्या होगा भाई, यांत्रिक अवलंब के लिए। अब यहाँ पे एक शब्द आपको जहाँ जैसे ही ये वाला दिखेगा ना तो लोगों को पसीना छूट जाता है कि भाई यांत्रिक अवलंब क्या होता है। देखो भाई आंतरिक अवलंब कह सकते हो किसी चीज़ का सहारा होता है ना। तो सीधे तौर पे बोल सकते हो ये जो एपीफाइटस पौधा जो होता है ना, क्योंकि ये दूसरे जीवित पौधे पर उगते हैं जो कि दूसरे का सहारा लेते हैं। तो देखो कितना टेक्निकली क्वेश्चन है, तब इसका समझ होगा तभी आप बना पाइएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, है ना। इसलिए जितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ उसको पूरा अटेम्प्ट करिए। अगला प्रश्न है आर्कीबैक्टीरिया में एक समूह का उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, भाई ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल बी हो जाएगा, अम्ल। अम्ल नहीं होगा भाई, मीथेन का होगा, मीथेन का होता है ना, मीथेन का। अगला प्रश्न है अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं। देखो भाई कीटों में शोषण, जो कि कीटों में मैं बात कर लूँ ना, बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको बोला कि अभी पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या जीवों की जो है वो किसका है, कीट का है। और कीट का शोषण किससे होता है, तो ध्यान रखना वातक तंत्र से। वातक तंत्र यानी ट्राइकल सिस्टम जो होता है ना, वातक तंत्र क्या होता है, तो आप देखो कीट में एकदम छोटे छोटे छेद होता है और इसी छेद के माध्यम से वो शोषण करता है। बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना। तो कीटों में शोषण फेफड़े जैसे नहीं होता, क्योंकि उसमें फेफड़ा तो होता नहीं है, तो उनके शरीर के किनारे पर जो है छोटे छोटे छेद होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो एस्पराकल्स कहते हैं, है ना, वातक तंत्र जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ध्यान रखना हिंदी में से वातक तंत्र कहते हैं, मैं इंग्लिश बोल देगा, हिंदी में वातक तंत्र कहते हैं, इंग्लिश में से एस्पराकल्स कहते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो एस्पायरेकल्स कहते हैं ना, वातक तंत्र आपने देख लिया। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। और इसी छेद से हवा अंदर जाती है और ट्रेकिया नामक जो ट्यूब होता है उसमें अलग जो है नेटवर्क होते हैं और उसी नेटवर्क के माध्यम से इसके सभी भागों तक जो है ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ध्यान रखना वातक तंत्र हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, अब देखो ये नोस्कापिन ना कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये खांसी रोकने की दवा होता है। तो नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है भाई, तो देखो ये पूछता है, जिसे पॉपी कहते हैं ना, उससे प्राप्त होता है। तो नोस्कापिन एक एंटीबायोटिक यानी खांसी रोकने की दवा है और ये जो है ना पौधे से प्राप्त होता है। तो कौन से पौधे से, तो पोस्ता या पॉपी से, इसका पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। और खासतौर पर सूखी खांसी के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये बोला है ना। हीरोइन प्राप्त होता है किससे, ठीक है, तो ये जाहिर से अफीम के पोस्ता से, तो ये अफीम पोस्ता राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। ध्यान रखना अफीम का मुख्य अवयव होता है, ये भी पूछ रहा है, तो ये मॉर्फिन होता है, बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आपको अब जो है डेली क्या करेंगे, ये वाला जो सीरीज़ है 50 क्वेश्चन का, जिसमें टॉपिक वाइज हम आपको करवाएंगे, है ना, साथ में सेक्शन वाइज भी करवाएंगे। और 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट सप्ताह में 3 आएगा, है ना, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए सर्वोत्तम है, जरूर करिएगा सभी लोग। और डेली हम आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कस करवाएंगे। 72 बीपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी बिहार के सभी परीक्षा के लिए है जो है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है।